जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपसे एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम प्लस एमपीपीएससी द्वारा विभिन्न एग्जामों में पेपर वन को लेकर के, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री ऑप्शनल विषय को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहली बात, आज 10 जनवरी है। आप सभी को ये बात की जानकारी होगी कि आयोग के द्वारा यानी एमपीपीएससी के द्वारा पेपर वन का नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। ठीक है, यानी उसकी ऑफिशियल घोषणा जो कि फरवरी 2024 में हो चुकी थी, दोबारा हो गई है आज पुनः। उसको बहुत अच्छे से देख लें। पेपर वन में आपको 5 यूनिट है, 50 क्वेश्चन आने हैं। उसमें से भी आप देखेंगे तो कुछ यूनिटों को पार्ट ए में और पार्ट बी में बांटा गया है। यानी कि बताने का आशय है कि सिलेबस को काफी डेप्थ में बनाया गया है और काफी सेक्शन एड ऑन किए गए हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं, पेपर वन अपने आप में सिलेक्शन को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रीजन यहाँ पर इस बात को आप समझ लीजिए, चाहे आपको स्टेट सर्विसेज देना हो, चाहे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर देना हो, चाहे फूड सेफ्टी वाला एग्जाम हो एमपीपीएससी का, चाहे अन्य एग्जाम हो जो वैकेंसी आ चुकी हैं और जो आने वाली कैलेंडर में आपने देखी हुई हैं, इन सभी में पेपर वन कॉमन होगा। पेपर वन में मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, इन सभी चीजों को समाहित किया गया है। वो सारे सेक्शन हमको तैयार करने होंगे। काफी विशाल का सिलेबस है। उसके लिए ही अपने यहाँ पर एक कॉमन बैच स्टार्ट किया जा चुका है पेपर वन को लेकर के, जो कि एमपीपीएससी के विभिन्न एग्जामों में काम आएगा और ना केवल विभिन्न एपी जैसे एग्जामों में, फूड ऑफिसर वाले एग्जाम्स में, बल्कि स्टेट सर्विसेज में भी आपको बहुत काम आने वाला है। और काफी नॉमिनल फीस में अपन ने उसको रखा हुआ है, इस बात को आप समझिए। उसका ही एक और सैंपल आपके सामने रखने वाले हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह से हमको टॉपिक को पढ़ना है, कैसे क्या बनाना है, उसके बारे में बता रहे हैं। पीछे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 वाला जो था, 9 जून 2023 को ये एग्जाम हुआ था, उस समय ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, उसको आप देखने वाले हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ना केवल पेपर वन का सिलेबस डेप्थ में है, बड़ा है, बल्कि साथ साथ कंपटीशन काफी टफ रहने वाला है। आप इस बात को समझ लें। केवल ऑप्शनल से काम नहीं चलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, या केवल सेकंड पेपर मात्र से काम नहीं चलेगा आपका। पेपर वन आपको स्कोर करना पड़ेगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कंपटीशन टफ है। क्यों कह रहा हूँ? एक नई घोषणा आपने सुन ली होगी, उसका ड्राफ्ट शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बना दिया गया है। वो यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं में अब नेट सेट क्वालिफाई होना कंपलसरी नहीं रहेगा। जिन भी विद्यार्थियों का पीजी कंप्लीट है, वे सभी अप्लाई कर पाएंगे। तो जहां पहले 50,000 विद्यार्थी अप्लाई करते थे, अब समझ लीजिए कि वो, मान के चलिए कि 10 गुने हो जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जिन जिन का पीजी वो सभी अप्लाई करने वाले हैं। बोले नहीं सर, नेट सेट जिनका क्वालिफाई है तो नॉलेज का लेवल ही, ये सारी बातें, वो बात सही है। लेकिन जब व्यक्ति को दिखता है कि नहीं साहब, रास्ता बहुत ही शॉर्ट है ना, तो हर कोई मेहनत कर लेता है। जब ये दिखेगा कि नहीं यार, केवल ऑप्शनल को और अच्छे से तैयार करना है, पेपर वन को तैयार करना, सिर्फ ये दो ही चीजें हैं, ना कि पहले नेट या सेट क्वालिफाई करो या पीएचडी करो उसके बाद में, तो रिदम में जो विद्यार्थी बने हैं उनके लिए काफी अच्छे अवसर रहने वाले हैं साहब। कंपटीशन टफ होगा, मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो कट ऑफ हायर जाएगा साहब जी, ज्यादा विद्यार्थी रहने वाले हैं। तो इसीलिए आपके पेपर वन पेपर टू की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको अभी से तैयार करना चाहिए। इस विषय वस्तु को लेकर के हमने पहले भी आपको एक वीडियो बनाया हुआ है, बताया है। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, उसका थंबनेल ये था, देख लीजिए। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका पेपर वन में। अपने यहाँ इसको लेकर के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। पेपर वन हो चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल हो, इसको लेकर के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आपको ज्वाइन करना चाहिए अभी से। यदि आप डिले कर रहे हैं तो खुद का नुकसान करने वाले साहब। 1 जून को आपका एपी का एग्जाम है, इस बात को आप समझिए। ठीक। इसके अलावा मई में एग्जाम है फूड ऑफिसर्स का, और भी कई एग्जाम्स हैं, सभी में काम आएगा। सबसे सामने 16 फरवरी तो है ही स्टेट सर्विसेज, जिसको अभी 30-32 दिन, 35 दिन के आसपास में बचे हैं। दिन रात एक करके विद्यार्थी पहले तो उसमें लगे हुए हैं, लगना ही चाहिए। रिदम बनी हुई है, ट्यूनिंग पर है ही। उसके बाद में अगला एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली स्कोर करने वाले हैं। आपको भी करना चाहिए। केवल पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा, बहुत साफ शब्दों में जान लें। अगर उसको वाकई सिंसियर हैं आप सिलेक्शन को लेकर के, तो आपको विधिवत क्लास में पढ़ना पड़ेगा। जैसा हम आपको क्लास में बता रहे इस प्रकार से पढ़िए। जब आप ऐसे पढ़ोगे तो मान के चलिए कि सिलेक्शन आपका बिल्कुल तय रहेगा कि हाँ साहब, पेपर देखिए यहाँ से आता है, ये कंटेंट हमको पढ़ना है, इस प्रकार से पढ़ना है, ऐसी चीजों को याद रखना है, विशाल का सिलेबस वैसे मैनेज करना है, लास्ट मोमेंट पर रिवीजन किस तरह से करना है, ताकि आपसे कम सिली मिस्टेक्स हों।
रिटर्न आपका एग्जाम निकलना बिल्कुल कंपलसरी रहे, कोई डाउट ना रह जाए कि सर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बाउंड्री लाइन पर कट ऑफ किया जाएगा, ये सब चीजें ना रह जाए। उसके लिए आपको बात माननी चाहिए और अभी से पेपर 1 और पेपर 2 को आपको ज्वाइन करना चाहिए। पेपर 1 आपकी विभिन्न परीक्षाओं में काम आएगा, जबकि पेपर 2 ऑप्शनल, केवल अपने पास में क्या उपलब्ध है, हिस्ट्री का। बहुत अच्छे से हिस्ट्री पढ़ा रहे साहब, बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, और बिल्कुल जो सिलेबस का स्वरूप है, जो एग्जाम का पैटर्न है, उसके सापेक्ष ही पढ़ा रहे हैं। अभी समय है इसलिए पढ़ा पाएंगे, बाद में फिर तो केवल मैराथन और फिर बस फटाफट चलने चलो वाली बात रह जाती है। बाद में आप लोग ज्वाइन करते ही हैं, मेरा सजेशन आपको ये है कि आप अभी से ज्वाइन करिए। चाहे आपको एपी का एग्जाम देना हो, चाहे फूड ऑफिसर का देना हो, चाहे मध्य प्रदेश में माप तौल विभाग का देना हो, पेपर 1 तो सब में कॉमन है ना, पढ़िए अभी से। पेपर 2 ये स्टार्ट हो चुका, सफिशिएंट टाइम है अभी भी, लेकिन मैं देख रहा हूँ सरगर्मी नहीं है, अभी भी कोई ऐसी चिंता नहीं है, अभी भी कॉल्स नहीं है, सभी बैठे हैं बस ज्वाइन करेंगे करेंगे करेंगे। ऐसे ही करते करते 1-2 महीने वेट करते निकल जाएंगे, फिर सामने 2 महीने बचेंगे, फिर लगेगा कि अरे यार इतना कम टाइम क्या करें, फिर भागो भागो वाली पढ़ाई की स्थिति होगी, ऐसे ही पेज पलट के पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ना है विधिवत पढ़ना, आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, क्लास में हम जो बता रहे हैं जिस तरीके से बता रहे हैं वो पढ़ना है। ओल्ड कंटेंट हटा दो, जितने भी पुराने विद्यार्थी हैं जो पुराने नोट्स वोट से पढ़ते हैं, या पुरानी जो किताबें, बोले नहीं सर उस समय से हमारे पास में रखी हुई किताबें, सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका था। अब बहुत ही हायर लेवल पे पेपर आ रहा है, पुराने नोट्स पुरानी बुक्स वगैरह आपको काम नहीं आ पाएंगी, एक से एक। बोलिए सर हम तो फलानी किताब से पढ़ते हैं, ढिकानी किताब से पढ़ते हैं, नहीं आएंगी काम आपको। रीजन ये है कि हमेशा ध्यान रखना, पिछली पीढ़ी का विशिष्ट ज्ञान जो होता है, नई पीढ़ी के लिए सामान्य ज्ञान हो जाता है, बस वही बात लागू है। आप उनको कितनी पढ़ लो पुरानी उन चीजों से, नया जो आ गया है कंटेंट, नई जो चीजें हैं उसको ही पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। तो यही वजह कि नए नए लड़के लड़कियां कम समय में ज्यादा स्कोर कर लेते हैं पुरानी वाली जनरेशन से। तो गलती नहीं करें साहब, ठीक है। क्या कंटेंट है, कैसे क्या पढ़ना, वो सारी चीजें हम क्लास में बताएंगे आपको। आगे बढ़ जाते हैं, विषय वस्तु पर हम आते हैं। आज हम टॉपिक देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का शैल वंश। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, मान के चलो कि 15 मिनट 20 मिनट का ये टॉपिक है साहब जी। एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से, ठीक है। जैसे कि किस तरह से क्वेश्चन आया है ये आप देखें, ये क्वेश्चन आया है किसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, जो कि बताया है। क्वेश्चन क्या दिया है, पत्थुवर्धन या पृथुवर्धन या पृथ्वीवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश को जीता था, वह इनमें से किस वंश का शासक था, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, राजर्षि तुल्य वंश है, औलिकर वंश है, वर्धन है, शैल वंश करके दिया हुआ है आपको। क्लियर बात है। इस टाइप से क्वेश्चन आया है, सिंपल सा क्वेश्चन है साहब, सच बात तो ये है। ये वो छोटे छोटे पुछल्ले टॉपिक कहलाते हैं जिन पर नजरें नहीं पड़ पाती आपकी। क्लास में यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक बताया जा रहा है, उसका कंटेंट दिया जा रहा है, उसको पढ़िए साहब, केवल नोट्स बस के भरोसे मत बैठिए। तो नहीं सर हम आपका नोट्स ले लेंगे, नोट्स मार्केट में लॉन्च नहीं किए हैं, ना भी करने की कोई संभावना नजर आ रही है। जो भी कंटेंट है वो क्लास में ही मिलेगा, ठीक है। कंटेंट बहुत सारा, मार्केट में लॉन्च भी करेंगे तो एक आध दो बुकलेट लॉन्च करेंगे, सबकी सब लॉन्च नहीं कर पाएंगे, इस बात को समझ लीजिए, ऐसी कोई योजना ही नहीं है। तो क्लास में ही मिलेगा, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अपन देखते हैं, एक एक करके बात करेंगे। शैल वंश पर आ जाइए। शैल वंश 7वीं 8वीं शताब्दी, मध्य प्रदेश के भी कहाँ वाले क्षेत्र बोले, दैट इज द बालाघाट साहब, ठीक है। एक नजर मार लेते हैं शॉर्ट में, कहाँ से जानकारी मिलती है आपको, 7वीं 8वीं शताब्दी में था, बोले साहब ये राघौली, राधौली ताम्रपत्र करके कहलाता है, बालाघाट जिले में आपको मिला हुआ है। संस्थापक कौन दिए हैं आपको, श्रीवर्धन करके दिए हुए हैं, उपाधि का दी बोले महाराज परमेश्वर थे। एक नजर मार लीजिए शॉर्ट में, तो देखो इसकी टेक्निक बताते हैं आपको, जिससे आपको बनाना है, ठीक। नेक्स्ट जाते हैं, कहाँ पर था बोले साहब जी, मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र, महाकौशल के भी कौन सा, पश्चिमी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा ये वाला कहलाएगा, पश्चिमी हिस्सा ये वाला कहलाएगा, ठीक है। तो जो अपन देख रहे हैं तो पश्चिमी हिस्सा, ठीक है, ये वाला एरिया करके कहलाएगा, जो कि हमारे छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट आलाघाट ये पूरा एरिया लगता है, जबकि उस साइड का हिस्सा पूर्वी हिस्सा कहलाएगा, छत्तीसगढ़ में आ जाता है वो, इस बात को समझिएगा। नेक्स्ट जाते हैं, ये पूरा पूरा मैप देख रहे हैं, उसके बाद में आप पढ़ेंगे कौन कौन से शासक आए, बोले श्रीवर्धन आए, ये आए ऐसे करके दिया है, ठीक है। एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था, नजर मार लो। आगे बढ़ते हैं, तो हरवर्धन शासक आए, उनने ये काम किया, और आगे बढ़ो साहब जी। जयवर्धन आए प्रथम, श्रीवर्धन द्वितीय आए, किसको क्या कहा है, खास पॉइंट दिए हैं। और आगे बढ़ो, जयवर्धन द्वितीय भी आ जाएंगे साहब जी, सूर्य मंदिर वाला कोई पॉइंट दिया हुआ है, उन्होंने दान दिया था।
एक जनरल वे में आपने ये पढ़ लिया, पर क्या ये काम आएगा? बिल्कुल कोई काम नहीं आएगा आपको, कोई भी काम नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हैं बोले नहीं सर ये हमने देख लिया कर लिया है, हम बना लेंगे, बहुत ही गलत रास्ता है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। तो ये आपने एक जनरल वे में भी देखा। अब देखो क्लास में कैसे पढ़ाया जाएगा इसी चीज को, किस प्रकार से किया जाएगा कि आपने पूरा टॉपिक देख लिया उसके बावजूद भी अगर उसे थोड़ी भी घुमा दिया जाएगा तो कंफ्यूजन की स्थिति होती है। अब देखते हैं अपन कि इसको पढ़ना कैसे चाहिए, अपन को उसको क्लास में कैसे बताते हैं, उसका एक शॉर्ट एग्जाम्पल आपको दे देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। सीधे आते हैं, शैल वंश 7वीं 8वीं शताब्दी। 6 शासक आए हैं। कितने शासक आए हैं इसमें? 6 कुल शासक आए हैं। कौन कौन से शासक हैं साहब जी? तो उसको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपको देखना समझना याद रखना पड़ेगा। एसपी, एसजे, एसजे। एसपी, एस फॉर आने वाला है श्रीवर्धन जो कि संस्थापक था। दूसरे नंबर पे आने वाला पथुवर्धन, पृथुवर्धन, पृथ्वीवर्धन सेकंड नंबर का शासक था। एसपी, एसजे, एसजे। तीसरे नंबर पे आने वाला एसजे यानी कि सौरवर्धन। जे से आने वाला जयवर्धन फर्स्ट। ठीक है, तो एस जे हो गया। फिर इसके बाद में पुनः एस जे आता है, इसलिए बार बार डैश यहाँ पर ये लगे हुए कर देते हैं। श्रीवर्धन सेकंड आएगा, द्वितीय आएगा, और जे से जयवर्धन द्वितीय आने वाला या सेकंड आने वाला है। सबसे पहले इसको दिमाग में उतार लेंगे, बिल्कुल शीशे की तरह उतार लीजिए साहब जी। तो 6 के 6 आपके ये आ जाने वाला। अब किसके द्वारा क्या क्या काम किया गया उस बात को समझने की जरूरत है। और ये तो केवल एक बेसिक से गिने चुने पॉइंट्स है जो यहाँ बता रहे हैं, क्लास में और भी डेप्थ में बताया जाएगा। तो कोड अपना क्या हो गया बोले साहब जी? एस पी, एस जे, एस जे, ये हो गया। एस पी का फुल फॉर्म बोले साहब जी श्रीवर्धन संस्थापक, पी से पृथ्वीवर्धन दूसरा नंबर का, एस जे सौरवर्धन, फिर जे से होने वाला बोले साहब जयवर्धन फर्स्ट। ऑब्वियसली जयवर्धन फर्स्ट पहले आएगा, बाद में क्या आएगा? जयवर्धन द्वितीय आएगा। दूसरे वाले एस जे बोले साहब जी श्रीवर्धन सेकंड आएगा। लास्ट वाला जे से बोले जयवर्धन द्वितीय आएगा। क्लियर बात है, इसको दिमाग में चढ़ाया आपने। नेक्स्ट, कहां से जानकारी मिलती है? राघोली ताम्रपत्र करके कहलाता है। बालाघाट, मध्य प्रदेश बालाघाट, ये वाला एरिया आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्राप्त हुआ है। यहाँ से जो दुर्ग की ओर रास्ता जाता है, दुर्ग तक के क्षेत्र में ये फैला हुआ था एम्पायर। छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी देने जाते हो तब भी आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, या देने का विचार है तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर किसके द्वारा? श्रीवर्धन के द्वारा स्थापना की गई थी साहब जी। उपाधि उनकी दी है। आगे बढ़ जाओ। कौन सा क्षेत्र? बोले महाकौशल। ठीक, पश्चिमी महाकौशल, पूर्वी महाकौशल छत्तीसगढ़ वाला, पश्चिमी महाकौशल में साथी। पुरातात्विक प्रमाण आपको उनके मिलते हैं बहुत सारी चीजों में। सबसे फेमस कहलाता है ताम्रपत्र। कौन सा वाला ताम्रपत्र? राघौली या राधौली ताम्रपत्र। किससे जुड़ा हुआ है? शैलवंश से जुड़ा हुआ है। ऐसे करके ध्यान रखना है अपन को। क्लियर है? इससे ही हमको जानकारी मिल जाने वाली साथी। इसमें ही वंशावली दी है। क्वेश्चन उठा के पूछेगा कि ये ताम्रपत्र किस शासक का है। अगली बार क्वेश्चन क्या होगा एपी में? राघौली ताम्रपत्र दिए गए 4 ऑप्शन में से किस शासक का बताइए, इसके पहले कि मैं बताऊं आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा शैलवंश के अंतर्गत आएगा। गुप्तोत्तर काल भी ये कहलाता है, ऐसे करके ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट एक एक करके शासक के बारे में देखते हैं। श्रीवर्धन इसका पहला शासक था। ये बात किस में दी है? वंशावली दी है राघौली ताम्रपत्र में, पता चल गया अपन को। दूसरे नंबर पे आने वाले पृथ्वी, पृथ्वीवर्धन ने क्षेत्र का विस्तार किया। जीतते जीतते कहां पहुंच गए बोले साहब जी? कहते गुर्जर प्रदेश पर उन्होंने अटैक किया था, उसको जीत लिया था, विजय प्राप्त की थी साहब जी। कितने? पृथ्वीवर्धन। एस पी हो गया, ये हो गया एस, ये हो गया क्या आपका? पी, दैट इज द एस पी। इनके पश्चात में क्या आएगा? एस जे आएगा, यानी उनके जो पुत्र होने वाले वो शासन बनेंगे। क्या नाम उनका? सूर्यवर्धन, सौरवर्धन, सूर्यवर्धन, ऐसे करके नाम मिलते हैं। कई बार ऑप्शन घुमा देता, थोड़ी सा ध्यान रख लीजिएगा सर। तो तीसरे नंबर पे कौन आ गया? सौरवर्धन। तीसरे नंबर पे जो सौरवर्धन है उसके 3 बेटे हैं, 1, 2 एंड 3। पहला वाला यानी कि सबसे बड़ा बेटा कहलाएगा। ठीक है, तीसरा वाला यानी कि सबसे छोटा कहलाएगा। इन दोनों की उपलब्धियां नगण्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां किसकी? मझले वाले की, जो कि सेकंड नंबर पर आएगा। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सौरवर्धन के 3 पुत्र होने वाले, बड़ा, सबसे छोटा, और एक बीचों बीच में जो अपन देख रहे थे। क्लियर बात है? आगे बढ़ेंगे। जो सबसे बड़ा पुत्र था वो पहुंच जाएगा कहाँ? बासे बंगाल। तो बासे बड़ा पुत्र है, बासे बंगाल। बंगाल को उस समय क्या कहा गया है? पौंड्र करके कहा गया है। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल की विजय शैल वंश के इनमें से किस शासक ने दी? पौंड्र की विजय की थी। पौंड्र ऑप्शन में से नहीं पहचान पाएंगे साहब जी। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला, बासे बड़ा वाला, बासे बंगाल वाले को अपन देख लेंगे। जो सबसे छोटा था उसका बिल्कुल छोटा सा नाम होने वाला है, क्या है साहब जी? काशी। तो काशी ने इलाहाबाद, वाराणसी, वहां की विजय की थी। अभी भी बच रहा है कौन सा बोले सर जी? सेकंड नंबर वाला, बीचों बीच वाला बच रहा है। उस पर जाते, दैट इज एस जे।
तो जो बीच का मंझला वाला जो पुत्र था उसका नाम था जयवर्धन। कौन से नंबर का पुत्र था? बोले सर ये दूसरे नंबर का पुत्र था। इसका नाम है जयवर्धन प्रथम। ठीक है, सबसे आखिरी में आता है जयवर्धन द्वितीय, ये बात पहले ही दिमाग में रखना। इस बंदे ने विंध्य के शासक को पराजित करके वहां अपना शासन स्थापित कर लिया था। समझने वाली बात है कि विंध्याचल वाले क्षेत्र पर भी इनका शासन था। जीतने वाले बंदे का नाम क्या है? जयवर्धन प्रथम। इसने शुरुआत करी, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसको विंध्य का स्वामी नहीं कहा गया है। तो फिर किसको कहा गया है? इसके पश्चात में जो बंदा आता है श्रीवर्धन द्वितीय, उसको कहा गया। ये बात रिमार्केबल है। बोलिए बड़ा और सा पॉइंट है? कोई और पॉइंट नहीं है। यदि आप गौर से देखें तो आपसे एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मौर्य वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने मालवा क्षेत्र को जीता था। ऐसा अनुश्रुति जनश्रुति इत्यादि या कोई बुक से हमको पता चलता है, बुद्धगुप्ती सामंत प्रासादिका इत्यादि वगैरह से ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एमपीपीएससी में। ये बिल्कुल वही बात है। वहां मौर्य वंश में आप पढ़ते हो सेकंड नंबर वाला या बाद वाला व्यक्ति का नाम बिंदुसार। यहां पर भी आप पढ़ रहे हो कि साहब जी शुरुआत इनको देखा, लेकिन स्वामी कहा जाए तो किसको आप पढ़ रहे हो? बाद वाले को। तो विंध्य को जीता जयवर्धन प्रथम ने, जबकि स्वामी की उपाधि यानी विंध्य के स्वामी की उपाधि या इस नाम से किसको जाना गया? तो बंदा है श्रीवर्धन द्वितीय करके है। श्रीवर्धन प्रथम इस वंश का संस्थापक है। वा से वर्धन है, प्रथम संस्थापक है। वा से वर्धन को वा से विंध्य का स्वामी बताया गया है। ऐसे लिंक अप करके रखना। लेकिन ये कौन सा है? द्वितीय करके है। बात क्रिस्टल क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। तो ये अभी तक कितने शासक हो गए? 4, और ये श्रीवर्धन द्वितीय 5वां शासक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, छठवां शासक कौन आने वाला है? एस जे लास्ट का। एस पी, एस जे, एस जे। ये शुरुआत का एस पी हो गया, ये दोनों एस जे हो गए, ये पुनः एस जे हो गए। एस फॉर श्रीवर्धन द्वितीय हो गया, जे फॉर जयवर्धन द्वितीय हो गया। जयवर्धन द्वितीय के बारे में अपन देखें साहब जी, तो उसमें सबसे खास बात यह है कि इस व्यक्ति ने ही इस ताम्रपत्र को जारी किया था, सबसे अंतिम वाले ने। कॉमन सेंस की बात थी, जब 6 ही शासक दिए हुए हैं, ताम्रपत्र में वंशावली दी हुई है सबके सबके बारे में, तो ऑब्वियसली भविष्य के बारे में तो बताया नहीं होगा, यानी कि बाद वाले शासक ने अपने से पहले वाले के बारे में बताया होगा। तो बंदा कौन सा होगा? वो 6वें नंबर का होगा साथी। उस बंदे का नाम क्या था? जे सेकंड, यानी जयवर्धन सेकंड। यानी राघौली ताम्रपत्र आपसे कहा जाए किसका है, तो क्या बताओगे? जयवर्धन सेकंड का है। क्लियर बात है? इसका एक और महत्वपूर्ण काम था, सूर्य मंदिर के लिए एक गांव को दान में देना। वहीं राघौली के 2 किलोमीटर पास में एक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, भोगार से दिया था, उसके लिए दान दक्षिणा के रूप में दिया। भोगार खड्डिका करके नाम कहलाता है गांव का। ग्राम दान की जानकारी हमको मिलती है, ताकि वहां के ग्राम से जो रेवेन्यू मिलेगा उस धन के माध्यम से सूर्य मंदिर का मैनेजमेंट किया जाएगा, मेंटेनेंस किया जाएगा। ये काम भी किसने किया? सबसे आखिरी वाले शासक ने किया, जिसका नाम क्या है? जयवर्धन द्वितीय। ध्यान रखना, ऑप्शन ए में रहेगा सूर्य मंदिर वाला जब क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन ए रहेगा सौरवर्धन। मैक्सिमम विद्यार्थी यही लगाएंगे, जो कि सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? जयवर्धन द्वितीय। जयवर्धन द्वितीय के 2 ही काम तो महत्वपूर्ण बताए, पहला राघौली ताम्रपत्र, दूसरा सूर्य मंदिर। इतनी सी तो बात है। सिर्फ इस ताम्रपत्र से हमको जानकारी मिलती है, इसके बाद में फिर जानकारियों का अभाव है। बस इतना सा ही इतिहास है। अगर अब पूरे इस चीज को सेक्शन को देखा जाए तो आपने पूरा का पूरा इतिहास ना केवल विधिवत समझा, बल्कि अब आपके दिमाग में भी चढ़ गया होगा। कि शासकों को देखेंगे तो बोले सर जी एस पी, एस जे, एस जे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बोले साहब जी ये बताइए कि संस्थापक कौन था? तो बोले साहब जी श्रीवर्धन प्रथम था। ठीक है। दूसरे नंबर का शासक कौन था? बोले साहब जी पृथ्वीवर्धन। पृथ्वीवर्धन ने ही क्या काम किया? बोले साहब जी गुर्जर। तीसरे नंबर का कौन था? बोले साहब जी सौरवर्धन करके था। तीसरे नंबर वाले कितने पुत्र थे? बोले 3 पुत्र थे। बड़े वाले पुत्र ने किसको जीता? बोले साहब जी बंगाल को। छोटे वाले ने किसको जीता? छोटा सा नाम था काशी को। बचा कौन सा? बीचों बीच वाला। बीच वाले का नाम अपन ने क्या कहा साहब जी? एस जे, जयवर्धन प्रथम करके कहा है आपने उस चीज को। जयवर्धन प्रथम की उपलब्धि क्या कहलाने वाली है साहब जी? उस प्रथम की उपलब्धि कहलाने वाली है आपकी कि साहब उसने क्षेत्र को काफी विस्तारित कर दिया। ठीक है, क्षेत्रों को जीत लिया। उसके बाद में जो आने वाला है शासक, उनको स्वामी फामी इत्यादि नाम से। जबकि सबसे अंतिम कौन सा होने वाला है? बोले साहब जी ये आपका जे फॉर जयवर्धन द्वितीय है। बार बार वर्ड क्या आएगा? जयवर्धन द्वितीय करके आने वाला है। इसके 2 ही काम थे आखिरी वाले के, पहला राघौली ताम्रपत्र वंशावली को जारी करना, जबकि दूसरा सौर मंदिर वाला। इतनी सी बात है साहब जी, बना लेंगे अपन क्रिस्टल क्लियर।
इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे क्लास में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे, फैक्ट भी याद में रहे। अब गौर से देखो, पहली बार में आपको पूरा का पूरा दिखा दिया था, आपने पढ़ लिया, बोले हाँ नोट्स दे दीजिए पढ़ लेंगे, पढ़ लिए, कितना याद रह गया? एग्जामिनेशन हॉल में कितना याद रहेगा जब यहीं के यहीं सामने नहीं बन पा रहा? तो इसका मतलब ये कि हर टॉपिक को पढ़ने का तौर तरीका, टेक्निक बहुत अलग होती है, जो एक्सपीरियंस पर्सन से आप काफी आसानी से ग्रैस्प कर सकते हैं। वो कर लोगे तो समय ऊर्जा बहुत बच जाएगी। आप अकेले भी कर सकते हैं, पर उसमें बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम का मतलब कि 4-5 अटेम्प्ट लग जाएंगे, पता नहीं कब अगली बार आएगी, फिर वही बात, 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कम पड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस बंदे में यही फायदा होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैच, हम लोगों को भी मेहनत करने में मजा आएगा, पढ़ाने में मजा आएगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, पेपर देने में मजा आएगा, सिलेक्शन लोगे और मजा आएगा साथी। पहली टेक्निक देखी, पढ़ लिया था पूरा, जबकि दूसरे तौर तरीके में अपन ने क्या किया, उस चीज को दिमाग में चढ़ा लिया। अब इस तरह से क्वेश्चन चाहे पेपर 1 में आए, चाहे पेपर 2 में आए, पेपर 2 यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के हिस्ट्री ऑप्शनल में भी आ सकता है, क्योंकि अलग से मेंशन है। पेपर 1 में भी आ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का इतिहास विशिष्ट संदर्भ में पूछा है, कला संस्कृति इत्यादि। खासकर इतिहास में जो ऐसे राजवंश या कई कार्य ऐसे छुपे हुए हैं, उनको भी बहुत पूछता है। इनको लेकर के अच्छा क्वालिटेटिव कंटेंट आपको उपलब्ध होता नहीं है, हम प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं। जो बाजार में उपलब्ध है, बाजार से ले लो, जो वहां उपलब्ध नहीं है वो हमसे ले लीजिए। पर शुरुआत में कहाँ मिलेगा? बैच में मिलेगा। क्लियर बात है? तो इस प्रकार से इतने शॉर्ट वे में अपन ने एक टॉपिक तैयार कर लिया, एक क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल फिक्स है, जो मैक्सिमम लोग गलत करके आएंगे, परंतु आप वहां पर नंबर गेन करने वाले हो। ये अपनी टेक्निक होने वाली है। क्लियर है? अब वो चाहे पेपर 1 का हो, चाहे पेपर 2 का हो, चाहे दोनों ही पेपर का हो, ये अपनी मेथड है, अपना तरीका है। ये सिर्फ एक टॉपिक है, ऐसे हजारों टॉपिक दिए हैं आपको, जो कि हिडन है, आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं, फिर फंस जाते हैं बच्चे। हिडन होते हैं, इन टॉपिक को हिडन कहा जाता है। ये भी चीजें अपन क्लास में विधिवत कर लेंगे, और इस प्रकार से करेंगे कि जब ऐसे हिडन टॉपिक्स के मान के चलिए करीब 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, तो मैक्सिमम लोग उसको गलत कर देते हैं। ठीक है? पता चला 200 में से क्वेश्चनों में से देखा जाए, या 200 क्वेश्चन में देखा जाए, बोले साहब जी 20 क्वेश्चन बाकी लोगों ने गलत करे, आप वो 20 सही बनाएंगे साहब जी। यानी सामान्यतः व्यक्ति ने 150 स्कोर किया, आप 170 स्कोर करेंगे। सामान्यतः व्यक्ति ने 155 स्कोर किया, सिलेक्शन लिया, अच्छी बात है, 155 में भी हो गया, आप 175 स्कोर करेंगे, आपका भी डेफिनेटली होगा, और उसका लाभ आपको मिलेगा कहाँ पर? इंटरव्यू में। इस बात को समझिए, जब आपके ऑलरेडी 15 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हैं। इस बार भी ये हुआ अपने यहाँ पर, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये हुआ, और भी कई एग्जाम्स में हुआ। बोले साहब आपका सिलेक्शन, बोले हो गया, कितने क्वेश्चन सही थे? बोले 150। बोले इनका भी हो गया, इनके कितने सही है अपने यहाँ पर? बोले साहब ये 172 173 क्वेश्चन सही है। बहुत बड़ा गैप होता है ये अपने आप में। ठीक है? इसकी वैल्यू तब पता चलती है जब रिजल्ट हाथ में आता है। गलती मत करो, अगली बार कब क्या आएगी, अगली बार के भरोसे ही क्यों रहो, एक बार में ही पूरा का पूरा उठाइए। यही एडीजी एग्जाम में हुआ, लाइन लगाए हुए खड़े थे, बोले साहब जी 290 है, 295, 296 है, इतने नंबर है। बोले साहब जी अपने यहाँ से विधिवत तौर तरीके से तैयार है। बोले कितने हैं साहब जी? बोले 330 के आसपास में सर। कितना बड़ा गैप आ रहा है नंबर्स को लेकर के। डैम श्योर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, डैम श्योर आप सिलेक्शन उठा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से तैयारी करिए। उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्लास में हमारे संपर्क में रहना पड़ेगा, लगातार उस कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा जो हम बता रहे हैं, उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, हजारों के हजारों टॉपिक को जो हम बता रहे हैं सभी, या सैकड़ों टॉपिक्स को जो हम बता रहे हैं। डेफिनेटली याद रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? अभी से ज्वाइन करें, चाहे पेपर 1 के लिए करना हो, चाहे पेपर 2 के लिए। बाद में समय निकल जाएगा, फिर उस समय कवर कराने में बहुत दिक्कत जाती है, और आपको कवर करने में दिक्कत जाती है। हम तो आंधी तूफान की रफ्तार से पढ़ा के निकल जाएंगे, आपको समय ज्यादा चाहिए होता है। आपका क्या होगा नहीं तो जनाबे आली। इसलिए अभी से ज्वाइन करें। फीस तो अभी भी जितनी है तब भी उतनी ही रहेगी, वो तो कोई बात ही नहीं है। सोचें, समझें, विचार करें, क्लास में जुड़ें। हमें भी पढ़ाने में आप लोगों को अच्छा लगे, आपको भी पढ़ने में अच्छा लगे, ये प्रयास हो। ठीक है? आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है? इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा, एक शॉर्ट डेमो मिल गया होगा क्लास का किस प्रकार से बताते हैं, 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी कहलाया। इसी प्रकार से अपनी रोजाना 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं, एक लेक्चर होता है, 2-3 घंटे मान लीजिए, 2.5 से 3 घंटे ऐसे अपन पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? थैंक यू। जय हिंद।